हाय दिस इज़ डिशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़। और आज है हमारा डे 12 और हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ओके, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है जो कंप्लीट हो चुका है और आज हम करेंगे इसके प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी PYQs आए हैं प्रीवियस पेपर्स में MCQ की फॉर्म में, वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अराउंड 28 क्वेश्चन करने वाले हैं हम। वेट 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 वेट, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एक मिनट रुको जरा। हाँ अब ठीक है। एक्चुअली मेरा पेन काम नहीं कर रहा था। अच्छा, हम करेंगे टोटल 28 क्वेश्चंस। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने 3 पार्ट्स में किया है। 3 पार्ट्स में पूरा कंप्लीट चैप्टर किया है हमने। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो वीडियो जरूर कंसीडर करें, तभी आपको समझ आएंगे। MCQs देखने का तभी फ़ायदा है जब आपको चैप्टर समझ आया होगा। ठीक है। और एक और बात कि हमारा थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। से पहले हम दो चैप्टर कर चुके हैं। एक है लाइट और एक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये था इलेक्ट्रिसिटी हमारा थर्ड चैप्टर। ओके। और ये जो वीडियोस हैं, ये जो हमारी साइंस सीरीज़ है, ये सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी। जो भी बच्चे टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो KVS का एग्ज़ाम है, NVS है, DSSS है, HTET, कोई भी स्टेट टैट है या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है, नॉट ओनली टीचिंग एग्जाम, कोई भी एग्जाम है जहाँ पे साइंस पूछी जाती है, तो वो सारे बच्चे जो हैं इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियोस उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। बट जो फोकस्ड हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सब हम कर रहे हैं, वो सब मैं टीचिंग एग्जाम से ही ले रही हूँ। ठीक है। CTET वाले बच्चे भी ये वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि अब तो CTET का जो पेपर है वो भी काफ़ी एडवांस लेवल का आ रहा है, तो ये वीडियोस उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये बता दूं कि हमारी 2 सीरीज़ चल रही हैं। एक सीरीज़ तो ये चल रही है साइंस सीरीज़, जो सभी टीचिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए फ्रेम की हुई है। एक है हमारी CTET की सीरीज़, CTET 2025, इस नाम से ये सीरीज़ चल रही है। और यहाँ भी हम 3 टॉपिक कर चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं हमारे? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। टू पार्ट्स में हमने किए। एक पार्ट में हमने किए थ्योरी, एक पार्ट में हमने किए MCQs। तो टू पार्ट्स भी तीनों वीडियोस, तीनों जो टॉपिक हैं ये हो चुके हैं। प्लस हम जो 4 टॉपिक करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हम करेंगे, आज MCQs कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो CTET वाली सीरीज़ में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ओके, ये चैप्टर कर लेंगे एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें इस सीरीज़ में, वो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके बता देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो नोट्स हैं आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल अकेडमी पे। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी वीडियो, सारे नोट्स, PDF, PPT सब यहाँ पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द गिवन इज द विच ऑफ द गिवन इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या है, ये पूछ रहा है। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट? इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओम किसकी ऐसा यूनिट है? बताओ जल्दी बताओ। ओम, वोल्ट, फैराडे। ओम जो ऐसा यूनिट है दैट इज रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है? ओम। वोल्ट किसकी है? पोटेंशियल डिफरेंस की। एंड फैराडे किसकी है? कैपेसिटेंस की, कैपेसिटर की। कैपेसिटेंस क्या होता है एक्चुअली कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैन बी स्टोर्ड फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की जो ऐसा यूनिट है दैट इज फैराड। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट की, तो राइट आंसर इज एम्पियर। एम्पियर जो है हमारा राइट ऑप्शन है इस आंसर का, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में क्वेश्चन रीड कर लीजिए, बाकी मैं बोल तो हिंदी में ही रही हूँ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक प्रेस। इलेक्ट्रिक प्रेस से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है? इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 10 मिनट्स इज 300 कूलम। अगर उसमें से अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है 300 कूलम है 10 मिनट्स के लिए, हम 300 कूलम चार्ज जो है 10 मिनट के लिए अगर उस सर्किट से फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक जो हमारा प्रेस है, इलेक्ट्रिक करंट जो हमारी प्रेस है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होगा। ठीक है। मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रिक, हमसे ये पूछा है कि हमारी जो प्रेस है उसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होगा अगर उसमें 300 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है 10 मिनट के लिए। ठीक है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? करंट, अमाउंट ऑफ करंट पूछा है ना, तो करंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला था हमारा? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है।
क्यू कितना दिया है, अमाउंट ऑफ चार्जेस, चार्जेस कितने 300, टाइम कितना है हमारे पास 10 मिनट्स, बट इसको हमें सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा, मिनट टू सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 यहाँ कर देती हूँ, 300 डिवाइडेड बाई 600, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 को अगर डिवाइड करते हो आप 6 से, 0.65 तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया, आई की वैल्यू कितनी आई, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर। मीन्स अगर 300 कूलम चार्ज फ्लो हो रहे हैं सर्किट में 10 मिनट के लिए, तो प्रेस में कितना करंट फ्लो होगा 0.5 एम्पियर। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 0.5 एम्पियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी सर्किट में, ठीक है, मान लीजिए कोई सर्किट है हमारे पास, ये बल्ब लगा है और ये हमारे पास बैटरी, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो जब करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। और नेगेटिव पोटेंशियल जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव हाई पोटेंशियल होता है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव लो पोटेंशियल होता है। मतलब हाई पोटेंशियल, कोई भी चीज़ जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर और मूव करती है। तो जब बैटरी हम लगाते हैं सर्किट के साथ, तो जो करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करेगा, तो पॉजिटिव साइड में हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव साइड में लो पोटेंशियल होता है। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे। तो यहाँ पे लो पोटेंशियल है, यहाँ हाई पोटेंशियल है, बट इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर बी इज़ अवर राइट ऑप्शन। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन में मैंने समझा रखी हैं, जो पिछले हमारे 3 वीडियोस हुए हैं, 3 लेक्चर हुए हैं हमारे, 3 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट किया है मैंने। तो वहाँ पे हर एक चीज़ मैंने डिटेल में बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखें, पहले वो वीडियोस देखें फिर क्वेश्चन पे आए, तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें अच्छे से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द हिंड्रेंस presented by material of a conductor to smooth passing of electric current is known as, कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी सर्किट में, तो जो रुकावट आती है उस रुकावट को हम क्या कहते हैं, उस हिंड्रेंस को, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, जो रुकावट आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, उस रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रतिरोध। तो 4th का राइट ऑप्शन इज, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 इज एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, an electrical appliance has a resistance of 25 ohms. When this electrical appliance is connected to 230 volt supply line, the current passing through it will be, इस तरह हमारे पास कोई सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है 25 ohms का, और हमारे पास बैटरी है 230 वोल्ट की। ठीक है, 230 वोल्ट की बैटरी है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है 25 ohms का। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें when electrical appliance is connected to 230 volt supply line, the current passing through, जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो करंट पास कर रहा है इसमें से, वो कितना होगा। आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, वीज हमारे पास क्या कहती है, वो रेजिस्टेंस दिया है हमारे पास, एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू कितनी है 230, आर की वैल्यू है, वी की वैल्यू है, तो हम ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई आर, आई फाइंड आउट करेंगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा। अब वी की वैल्यू पुट कर दो, वी की वैल्यू कितनी है 230, रेजिस्टेंस कितना है 25, तो इसको अब कट पट करेंगे। ठीक है, कट करके 6 5 9 सा 45 पॉइंट 5 2 सा 10, सो 9.2 एम्पियर्स। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है 9.2 एम्पियर्स का। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया 9.2 एम्पियर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इज द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ, हमने पढ़ा था कि जो किसी भी सर्किट में जब हीट फ्लो करती है, तो कुछ जगहों पे जो हीट फ्लो कर रही है वो तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो जिनमें जो हीट फ्लो हो रही है, जो हीट है वो हमें चाहिए होती है, वो यूज़फुल होती है हमारे लिए। जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक हीटर, गीज़र हो गया, एंड टोस्टर हो गया। तो इन सब में जो हीट
फ्लो हो रही है वो हीट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारे लिए वो हीट यूज़फुल होती है। वहीं अगर हम फ़ोन चार्ज कर रहे हैं, लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं, उस टाइम भी हीट जनरेट हो रही है। आप देखते हो फ़ोन टच करके या लैपटॉप टच करते करके तो ज़्यादा गर्म हो जाता है, बट वो हीट हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। बट अगर हम बात करें हीटर और गीज़र की, तो वो हीट हमारे लिए यूज़फुल है। तो उस हीट वो उसमें जो गीज़र है या हीटर है हमारे पास, उसमें जो हम हीटिंग एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सा हीटिंग एलिमेंट यूज़ हो रहा है जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो वो कौन सा है? दैट इज़ नाइक्रोम। ओके, तो नाइक्रोम क्या है? इट इज़ एन अलॉय ऑफ, ये अलॉय है किस किस चीज़ का अलॉय है? अलॉय ऑफ मैंगनीज। अलॉय क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ओके, अलॉय क्या है? मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स। तो नाइक्रोम जो है दैट इज मिक्सचर ऑफ मैंगनीज, निकल, क्रोमियम एंड सम अमाउंट ऑफ आयरन। आयरन काफ़ी कम अमाउंट में होता है, बट ये चारों चीज़ों का जो मिक्सचर है इसी को हम कह रहे हैं नाइक्रोम। इट इज़ एन अलॉय ऑफ मैंगनीज, निकल, क्रोमियम एंड आयरन, एंड दिस इज नाइक्रोम, जो हीटिंग एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं हम अपने इक्विपमेंट्स में, लाइक हीटर में, गीज़र में, इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो नाइक्रोम इज़ अवर राइट आंसर। A fuse wire, question number 7, a fuse wire is inserted in which wire? जो फ्यूज़, हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ करते हैं अपने सर्किट में, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हम यूज़ कर रहे थे, फ्यूज़ क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जब कभी हैवी ओवरलोड ज़्यादा करंट आ जाए, हमें पता है हमारे घर में 220 वोल्ट का करंट आता है, सम टाइम फ्लक्चुएशन हो जाए, कुछ ज़्यादा करंट आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हम तो इसलिए लगाते हैं कि जब जैसे ही हैवी करंट आएगा और फ्यूज़ के थ्रू क्रॉस करेगा, तो फ्यूज़ की वायर जो है मेल्ट हो जाती है, ताकि करंट जो है आगे ना जाए और कोई मिस हैपनिंग ना हो पाए। तो इसलिए हम घर पे जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है उसको हम इंसर्ट करते हैं लाइव वायर में। लाइव वायर क्या है? लाइव वायर वो वायर है जो करंट कैरी करके लेके जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड लाइव वायर। ठीक है, वो एक्टिव वायर जो करंट कैरी कर रही है, दैट इज़ नोन एज लाइव वायर। तो जो फ्यूज़ की वायर है उसको हम किसके साथ इंसर्ट करते हैं? लाइव वायर के साथ इंसर्ट करते हैं। ठीक है, लाइव तार में इंसर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ अवर राइट आंसर, और ये रेड कलर की होती है, आपने नोटिस किया होगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज when a 4 ohm resistor is connected across the terminal of 2 volt battery, the number of coulomb passing through the resistor per second is। अब हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ohms का, बैटरी हमने लगाई है 2 वोल्ट की। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सर्किट है, ये कोई रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास बैटरी है जो कि कितने की है? 2 वोल्ट की। रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 4 ohms। एंड हमसे पूछा है कि चार्जेस, इसमें जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ कूलम्स, कूलम क्या है? किसका यूनिट है? चार्ज का। ठीक है, तो नंबर ऑफ कूलम्स जो है पास कर रहे हैं पर सेकंड में, वो कितने कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस है v है, तो हम लगाएंगे ओम्स लो, v इज इक्वल टू आई आर, एंड i इज इक्वल टू v अपॉन आर। तो v की वैल्यू है हमारे पास 2, r की वैल्यू है हमारे पास 4। तो इसको, हाँ, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा? 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो हमारे पास जो I की वैल्यू आ गई, करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.5 एम्पियर का। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि जो नंबर ऑफ कूलम्स हैं पास हो रहे हैं पर सेकंड में, एक सेकंड में नंबर ऑफ कूलम पास हो रहे हैं, वो कितने हो रहे हैं? तो इसके लिए नंबर ऑफ कूलम्स 1 एम्पियर, हम कहते हैं 1 एम्पियर में 1 कूलम पास कर रहा है एट 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे? 1 कूलम चार्जेस फ्लो इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि पर सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है ना। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब आई की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड आउट करने, क्यू क्या है? चार्जेस हैं, तो क्यू सिंबल ऑफ चार्ज है ना क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.5, और टाइम कितना दिया है हमारे पास? 1 सेकेंड। क्वेश्चन में कहा है ना द नंबर ऑफ कूलम पासिंग थ्रू रजिस्टर पर सेकेंड इज, तो एक सेकेंड में तो 0.5 चार्ज कूलम। तो नंबर ऑफ चार्जेस कितने फ्लो कर रहे हैं, हमसे यही पूछा है ना। तो नंबर ऑफ कूलम पासिंग थ्रू द रजिस्टर पर सेकेंड इज, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ कूलम्स, कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो 0.5 कूलम। दिस इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज। जो इंसुलेटर हैं, हमने पढ़ा है ना कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा कंडक्टर्स होते हैं, हमारे पास अलॉयज़ होते हैं, हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं।
अब कंडक्टर्स क्या हैं? कंडक्टर क्या है, काफ़ी कम अमाउंट में रजिस्टिविटी शो करता है, लाइक कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो ये जो है कम अमाउंट में रजिस्टिविटी शो करते हैं, इसीलिए इनको हम ट्रांसमिशन लाइंस में यूज़ करते हैं कॉपर को, ठीक है। और फॉर एग्जांपल एलॉय है, एलॉय जो है कंडक्टर से थोड़ा सा ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है, और इंसुलेटर जो है बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टिविटी शो करता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है। दैट्स वाई इंसुलेटर अपने में से करंट को फ्लो ही नहीं होने देता, वो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है कि करंट उसमें से फ्लो हो ही नहीं सकता। तो इंसुलेटर जैसे वुड हो गया, रबर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, इंसुलेटर जो करंट को अपने में से फ्लो नहीं होने देती। वो करंट को फ्लो क्यों नहीं होने देते? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करती है। बहुत रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट है एक तरह की, करंट को अपने में से पास ही नहीं होने देते। तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है इंसुलेटर है, सॉरी जो इंसुलेटर है उनका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है दैट इज़ वेरी हाई, इनफाइनाइटली हाई, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ अवर राइट आंसर ऑप्शन। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कैरीज 20,000 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohms, द वर्क डन इन 10 सेकेंड इज। तो हमसे हमारे पास इस तरह से एक रेजिस्टेंस है जो 20 ohms का है, और बैटरी है 10 वोल्ट की, और जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 20,000 कूलम, ठीक है, इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में 20,000 कूलम फ्लो हो रहे हैं। तो ये बन गया हमारे पास सर्किट। तो हमसे पूछा है कि वर्क डन कितना हो रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है इन 10 सेकेंड में। तो वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस किया था ना हमने, कि एक चार्ज को मूव करने के लिए जितना वर्क डन लगता है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनसे W की वैल्यू निकाल लेंगे, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20,000 नहीं सॉरी वोल्ट 10 है, 10 वोल्ट, चार्जेस कितने हैं 20,000। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कितनी जीरोज है, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 10⁻5 जूल। वर्क डन पूछा है ना, तो वर्क डन का जो ऐसा यूनिट है दैट इज जूल। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 2 इंटू 10⁻5, जो हमारा राइट आंसर है दैट इज 2 इंटू 10⁻5 जूल। तो आई होप आपको समझ आ गया किस तरह से हमने वैल्यू फाइंड आउट की। अच्छा, इस चैप्टर में आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं, जितने भी फॉर्मूलाज दिए हैं, ऐसा यूनिट दिए हैं, वो सारी चीज़ें एक तो आपको ऐसा यूनिट याद होने चाहिए, दूसरा आपको जो फॉर्मूलाज हैं वो सारे याद होने चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। और फिजिक्स में तो नॉर्मली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स याद करने के लिए, याद तो नहीं मतलब न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 इज कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाफ, द करंट विल बिकम। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम कांस्टेंट रखें और जो रेजिस्टेंस है उसको हम हाफ कर दें, तो करंट का क्या होगा, करंट क्या करेगा, हाफ होगा, डबल होगा, सेम रहेगा, क्या होगा, ठीक है, वही पूछा है हमसे क्वेश्चन में। तो हमने ओम्स लॉ किया था, क्या किया था ओम्स लॉ में, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें कांस्टेंट रखना है एंड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज हाफ, तो क्या आ गया, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। ओम्स लॉ में हमने 3 फॉर्मूलाज किए थे, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर इज इक्वल टू V अपॉन आई, इसी से 3 फॉर्मूला बन रहे हैं, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, तो हमें कहा, हमने कहा है कि रेजिस्टेंस हाफ है। अगर रेजिस्टेंस हाफ होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है बट रेजिस्टेंस इज हाफ, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस हाफ है तो जो करंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर जो करंट है ये हाफ है तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, ऑपोजिट है दोनों, ठीक है, रेसिप्रोकल है। अगर रेजिस्टेंस हाफ है तो करंट डबल हो जाएगा, अगर करंट हाफ है तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो हमें पूछा है द करंट विल बिकम, तो करंट विल बिकम डबल, बिकॉज रेजिस्टेंस हाफ हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। ये ओम्स लॉ के ट्रायंगल था, ये हमें याद होना चाहिए। V इज इक्वल टू आई आर, फिर इसी से R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अगर करंट हाफ होगा, रेजिस्टेंस डबल है, अगर
रेजिस्टेंस हाफ है तो करंट डबल है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। क्वेश्चन नंबर 13 इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एनी गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन, कि जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करता है। दो चीज़ें की थी हमने, रेजिस्टेंस हमने किया था, रेजिस्टेंस एंड हमने किया था रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा था, चार चीज़ मैंने बताया था ना आपको कि रेजिस्टेंस चार चीज़ों पे डिपेंड करता है, और जो रेजिस्टिविटी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी रेजिस्टिविटी हमारी, जल्दी बताओ। रेजिस्टिविटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे। ये किस पे डिपेंड कर रही थी, नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही थी नेचर ऑफ मटेरियल पे एंड सेकंड इज टेम्परेचर पे, और रेजिस्टिविटी चार चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी। वो वीडियो मैंने आपको डिटेल में बताया है, तो आप वहाँ जाके देखिए कि कौन सी चार चीज़ें हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था। रेजिस्टिविटी मैंने बता दिया, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा नेचर ऑफ मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज अवर राइट ऑप्शन। ओके 13 14, अच्छा चलो बता ही देती हूँ। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड, वो भी वीडियो देख लेना, उसमें डिटेल में बताया मैंने। रेजिस्टेंस चार चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी, किस किस चीज़ पे, लेंथ पे एंड एरिया पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर पे, एंड फोर्थ नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल से वो चीज़ बनी हुई है उस पर डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फोर things and resistivity depends upon two things, nature of material and temperature। तो resistance and resistivity both are different things, दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। वेट, क्वेश्चन नंबर 14, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं, एम मीटर से। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है आई थिंक, है ना। एम मीटर से मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। अच्छा नहीं, वो तो यूनिट थे, नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रिक पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो पावर है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। पावर के चार फॉर्मूला हमने किए थे, चारों फॉर्मूला मैंने आपको कहा था कि आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से चार फॉर्मूला किए थे, P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, P इज इक्वल टू आई स्क्र आर, चार फॉर्मूला थे जो, P इज इक्वल टू वी आई एंड P इज इक्वल टू वी स्क्र अपॉन आर। अब इस फॉर्मूला में देखो कहाँ पे किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर, तो पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, चारों फॉर्मूलाज पावर के आपको याद होने चाहिए, चारों ही फॉर्मूला यूज होती है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जिसपे आपको चारों में से कोई एक फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल्स when one electric charge moves from one point to another point in an electric circuit is called the amount of work done when one coulomb of charge is moving from one point to another, उसको हम क्या कह रहे थे, उसको हम कहते थे पोटेंशियल डिफरेंस। V is equal to W upon Q, work done to move one charge from one place to another place, that is called potential difference, ऑप्शन नंबर D। और पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, हमारी बैटरी क्रिएट करती है। जैसे ही हम अपने सर्किट के साथ बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, करंट फ्लो करना शुरू होगा, ठीक है। तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 17, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज, क्या रिलेशन है, तो ओम्स लॉ में किया था हमने, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना करंट फ्लो होगा उतना, जितनी वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे उतना ही करंट फ्लो होगा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ये हमारा रिलेशन है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, 28 क्वेश्चन है टोटल, 18 क्वेश्चन है, उसके बाद 10 क्वेश्चन और बचे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। तो हमारे पास क्या वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट, और हमारे पास करंट है कितना 0.50, और हमसे पूछा है पावर का फॉर्मूला, तो P इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P इज इक्वल टू V अपॉन I वाला। अब V कितना है 220, I कितना है 0.50, अगर आप इस जीरो को हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, ठीक है। और इससे ये जीरो कट गई, 520,
ठीक है 100। अब 20 को अगर 20 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो 440। एक मिनट, कुछ गड़बड़ होगी क्या? 220 वोल्ट, एक मिनट, 220 डिवाइडेड बाय 0.50 इंटू, अच्छा ये हटा के जीरो यहाँ लगा दी, ठीक है, ये जीरो यहाँ से कट गई, 5 2 ज़ा 10 एंड इसको कट करती हूँ, एक मिनट, ठीक है सही कर रहे थे हम। तो इसको यहाँ से कट करेंगे 22 2 एंड 22 को सॉरी 22 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 440। बच्चे बोलेंगे मैम क्या है, कहाँ अटक गए आप, इतनी छोटी सी क्वेश्चन में फंस गए। तो हाँ हमारा आंसर है 440 वॉट, ठीक है, पावर ऑफ द बल्ब इज 440 वॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन से, हमें पता है इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा फिलामेंट यूज़ करते हैं हम, टंगस्टन, और उसमें कौन सी गैसेस फिल होती हैं, दैट इज आर्गन एंड नाइट्रोजन। और वाई आर्गन एंड नाइट्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन हम इसलिए फिल करते हैं टू इंक्रीज द बल्ब्स लाइफ स्पैन, उसकी लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए। कैसे बढ़ाता है वो, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड इवेपोरेशन। आर्गन और नाइट्रोजन जब बल्ब में फिल करेंगे तो वो क्या करता है, इट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन नहीं होने देता एंड इवेपोरेशन नहीं होने देता, जिसकी वजह से जो बल्ब है उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है, ठीक है। तो कौन सी गैसेस फिल करते हैं, आर्गन और नाइट्रोजन, जो क्या करता है ऑक्सीडेशन और इवेपोरेशन से बचाता है बल्ब को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 इज इफ R1 and R2 be the resistance of the filament of 40 watt and 60 watt respectively operating 220 volt, then means जो हमारे पास रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 ऑफ द फिलामेंट ऑफ 40 वोट एंड 60 वॉट रिस्पेक्टिवली ऑपरेटिंग, 220 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई है, दो रेजिस्टेंस है और हमारे पास दो फिलामेंट है, 40 वॉट का है, एक 60 वॉट का है। तो हमें बताना है कि दोनों में से कौन सी इक्वेशन बनेगी, R1 इज ग्रेटर देन R2 या R2 इज ग्रेटर देन R1 या R1 इज इक्वल टू R2 या दोनों इक्वल टू और ग्रेटर देन R2, ठीक है। तो यहाँ चलिए देख लेते हैं, हमारे पास R1 और R2, R1 कितना है, R1 जो है उसमें 40 वॉट हो रहा है और R2 जो है उसमें 60 वॉट, ठीक है। वोल्टेज कितना है हमारे पास, 220 वोल्ट का। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू, पावर निकालिए ना हमें दोनों की, P इज इक्वल टू V²/R, ठीक है। अब रेजिस्टेंस हमारे पास दो हैं, R1 और R2, तो हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू V²R1 और दोनों फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों के लिए लगाएंगे, P इज इक्वल टू V²/R2। तो R1 कितना है हमारा, V² कितना है, V की वैल्यू 220², R1 कितना है 40 और V2 R2 कितना है 60, ठीक है। अब इनकी रेशियो बतानी है हमें, तो R1 डिवाइडेड बाय R2 कर दो, एक मिनट यहाँ करती हूँ, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे, R1 डिवाइडेड बाय R2 तो कितनी आई, R1 220²/40 220² डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि R1 और R2 की रेशियो बतानी है ना हमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 220 से ये कट गया और 40 डिवाइडेड बाय 60 से ये कट गया और 6 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा हमें तो ग्रेटर बताना है ना, तो 4/6, तो अच्छा एक मिनट, R1 तो 60 ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, 40 और 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास रेशियो आ गई 3/2, R1 और R2 की रेशियो आ गई 3/2। तो कौन बड़ा है हमारे पास, R1 बड़ा है, R1 की वैल्यू है 3, R2 की वैल्यू है 2, तो R1 हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई, यहाँ लिख देती हूँ 3/2, तो R1 बड़ा है R2 से, तो हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगा, R1 इज ग्रेटर देन R2, और कहाँ है ये, R1 इज ग्रेटर देन R2, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज अवर राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 इज अ फ्यूज वायर रिपीटेडली गेट्स बर्न्ड, जो हम इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज़ करते हैं अपने सर्किट में, तो वो जो वायर है वो बार बार के जल जा रही है,
व्हेन यूज्ड इट विद अ गुड हीटर, जब हीटर के साथ यूज़ कर रहे तो जल जा रही है वायर. सो इट इज़ एडवाइज्ड टू यूज़ अ फ्यूज़ वायर ऑफ, तो हमें ये एडवाइस दी गई जो हम फ्यूज़ वायर यूज़ कर रहे हैं वो कैसे यूज़ करें, मोर लेंथ की, मोर रेडियस की, लेस लेंथ की या मोर रेडियस की. तो हम जो वायर यूज़ करेंगे उसका जो रेडियस है वो ज़्यादा होना चाहिए. उसका रेडियस ज़्यादा होगा मीन्स उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा. क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है मीन्स ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, कर सकता है ईजिली. जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही ज़्यादा कम चांसेस होंगे फ्यूज़ के मेल्ट होने के. ठीक है, तो मोर रेडियस मीन्स मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इट प्रिवेंट वायर फ्रॉम मेल्टिंग. तो हमें मोर रेडियस की वायर यूज़ करनी चाहिए, अधिक त्रिज्या वाली वायर यूज़ करनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 22 इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो किस पे वर्क करता है, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट. तो ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क करता है इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 23 इज 23 keeping the potential difference constant the resistance of circuit is double the current will become. ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका था, मैंने वही बताया था आपको, जिसमें v इज इक्वल टू आर आया था ना. हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है एंड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, अगर रेजिस्टेंस डबल है तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. मैंने उसी टाइम बताया था अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है और तो क्या होगा, करंट आधा हो जाएगा. अगर करंट डबल है तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है, द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज डबल. अब रेजिस्टेंस डबल है इस बार तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ. दोनों ही तरह से पूछा जाता है ये क्वेश्चन, दोनों ही तरह से पूछा गया है, तो मैंने दोनों ही तरीके से क्वेश्चन लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर. क्वेश्चन नंबर 24 इज a current of 1 ampere is drawn by a filament of an electric bulb. Number of electron passing through cross section of the filament in 16 second would be roughly. 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो उसमें पूछा है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं थ्रू द फिलामेंट 16 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पास करेंगे. ठीक है, वही हमें बताना है. तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. पहले आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. क्यू कितना है, चार्जेस तो हमें निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी. करंट कितना है 1 एम्पियर का, कितने टाइम के लिए कर रहा है 16 सेकेंड के लिए. तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 कूलम. क्यू की वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल टू एन, ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे. क्यू कितना है हमारे पास 16 कूलम. एन हमें फाइंड आउट करना है, एन ही निकालना है ना हमें. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू सेक्शन ऑफ द फिलामेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करनी है इनटू ई. 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19. 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम. ठीक है, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 अपॉन 16. तो इसका एक जीरो यहाँ आ जाएगा, 16 से 16 कट गया. अब ये जीरो ऊपर ले जाएंगे तो 10 रेज टू पावर 20 और ये वैल्यू जो थी कितनी हो जाएगी 10 रेज टू पावर 20. ओके, 10 रेज टू पावर 20. एक मिनट, अच्छा ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू आई है ना हमारे पास, बट यहाँ क्वेश्चन में पॉजिटिव प्लस की है. एक मिनट, तो इसको हम क्या करेंगे, एक मिनट एक बारी इरेजर ले लेती हूँ पहले, इरेजर से इरेज करके देन विल डू इट अगेन. कितना आ गया, Q इज इक्वल टू एन ई. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना. तो हम एक मिनट, N इज इक्वल टू Q अपॉन E लिखेंगे. तो Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16 और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज कैरी करता है, एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, हाँ 1.6 ये जीरो है तो ये जीरो चली जाएगी ऊपर. ठीक है, चलेगी, 16 से 16 कट हो गया. अच्छा अब क्या होगा, अब ये वैल्यू अगर ऊपर जाएंगे तो माइनस का 19 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर 20 कूलम. ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 रेज टू पावर 20 कूलम, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में, एंड दिस इज अवर राइट ऑप्शन. अच्छा यहाँ पे ये ऊपर कर लेना, साथ में लिखा गया है हिंदी मीडियम में. ठीक है, 10 रेज टू पावर 20, 10 रेज टू पावर 16, ये ऊपर है वैल्यू. सो राइट आंसर इज 10 रेज टू पावर 20. क्वेश्चन नंबर 25 इज electric potential is a
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, नीदर स्केलर नॉर वेक्टर, या समटाइम स्केलर और समटाइम वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं हम, और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही बताएंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही बताते हैं। तो दैट इज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें बताएं वो क्या है, वेक्टर। जिसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं दैट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप टेम्परेचर देखो, तो टेम्परेचर में हम सिर्फ बताते हैं कि इतना डिग्री टेम्परेचर है, उसमें हम डायरेक्शन नहीं बताते कि इस डायरेक्शन में है या उस डायरेक्शन में। उसमें हम सिर्फ एक वैल्यू बता रहे हैं कि हाँ इतना टेम्परेचर है, 100 टेम्परेचर है या 102 टेम्परेचर है। उसमें सिर्फ एक हम एक मतलब एक यूनिट्स बता रहे हैं, पॉइंट वैल्यू बता रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, हम डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं टेम्परेचर की। या फिर हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं या लेंथ मेज़र करते हैं, तो लेंथ में भी हम एक वैल्यू बता रहे हैं। हम लेंथ में ये नहीं कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में इतनी लेंथ। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड मेज़र कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, बात करें हाँ अगर हम फोर्स की, तो फोर्स एक वैल्यू भी बताता है कि हाँ जी कितना फोर्स लगाया हमने, इतना फोर्स लगाया। तो जितना फोर्स हमने लगाया हमसे हम बताते हैं कि किस डायरेक्शन में लगाया, लेफ्ट में लगाया, राइट में लगाया, ऊपर की तरफ लगाया, नीचे की तरफ लगाया। तो वो हम बताते हैं कि कितना किस डायरेक्शन में फोर्स हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसके उसमें हम वैल्यू तो बताते ही हैं, मैग्नीट्यूड तो हम बताते ही हैं, वैल्यू के साथ साथ हम डायरेक्शन भी बताते हैं कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताते हैं। तो दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। अब हमसे पूछा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर रहे थे, टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, कि हम चार्ज को मूव कर रहे थे इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में। तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम मूव कर रहे हैं किसी चीज़ को एट पर्टिकुलर पॉइंट, हम डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं उसमें। तो दैट इज़ स्केलर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है हमारी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ओनली मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं एनर्जी। ठीक है, हम एनर्जी लगा रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 इज टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स, दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जिनका जो रेजिस्टेंस है दैट इज इन द रेशियो 1:2। इफ़ दे आर ज्वाइंड इन सीरीज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन दैम इज इन द रेशियो। इफ हमारे पास दो बल्ब हैं, उनको हमने सीरीज में ज्वाइन किया है, ये दो बल्ब हैं हमारे पास और इनको इस तरह से हमने सीरीज़ में ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, ये बैटरी है और ये मान लो 1:2 की रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, 1:2। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है जो एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे, जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसकी रेशियो कितनी होगी, 1:2, 2:1, 4:1 या फिर 1:1। तो रेशियो हमें निकालनी है, रेशियो R1 और R2 की रेशियो हमें बतानी है। ठीक है, तो R1 क्या है, एनर्जी है, एनर्जी कंज्यूम कर, जो एनर्जी कंजम्पशन की हम बात कर रहे हैं। तो एनर्जी कंजम्पशन क्या थी, जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे उसका फॉर्मूला क्या था, एनर्जी में हीट प्रोड्यूस हो रही थी, हीट प्रोड्यूस हो रही थी, उसका फॉर्मूला क्या था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा है आपने, I²RT। एनर्जी है, एनर्जी क्या है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसी को तो एनर्जी कह रहे थे ना। तो इसका फॉर्मूला था I²RT। ठीक है, अब ये I²RT जो है इसमें आप R की जगह R1 R2 की वैल्यू पुट करेंगे, R1 और R2 की वैल्यू पुट करें, R1 और R2 लिखेंगे, हम यहाँ लिखती हूँ। तो हम क्या करेंगे, I²R1T रेशो बताना है ना क्योंकि हमें दोनों का, I²R2T। अब R1 और R2 की जगह हम पुट करेंगे वैल्यूज़, I²1T, I²2T। R1 की वैल्यू 1 है, R2 की 2 है। ठीक है, तो ये आपस में ये I² कट जाएगा, T से T कट जाएगा, रेशो कितनी आ गई, 1:2। रेशो आ गई हमारे पास 1:2। तो जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वो भी 1:2 में ही कंज्यूम होगी। तो राइट ऑप्शन हो गया 1:2। ओके, 1:2। ओके,
आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा, मैं फिर से कह रही हूँ, बार बार ये चीज़ बता रही हूँ कि जो हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जहाँ हमने थ्योरी की है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या हो रहा है, न्यूमेरिकल कैसे करना है, कौन सा इक्वेशन, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। तो उसके लिए आप जो है डिटेल्ड वीडियो जहाँ मैंने डिस्कस किया है वो वीडियो एक बार ज़रूर देखें। उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ जो है वो देखें, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज वर्क ऑफ एक मिनट वर्क ऑफ 14 जूल इज डन टू मूव 2 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ कंडक्टिंग वायर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, वर्क डन दिया हुआ है हमारे पास। वर्क डन कितना है 14 जूल, चार्ज कितना है 2 कूलम। चार्ज को मूव करें तो हमसे पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। दोनों पॉइंट्स का हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसको तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे आपको पता चल जाए कौन सा फॉर्मूला लगाना है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाओगे। W की वैल्यू कितनी है 14, Q की कितनी है 2, इसको कट करेंगे 2 7, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। हमारा राइट ऑप्शन भी क्या है 7 वोल्ट। दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 इज, and this is our last question of this chapter. Question number 28 is, two devices are connected between 2 points A and B in parallel. The physical quantity that will remain the same between the 2 point is, दो डिवाइस हैं हमारे पास, हमें कहा है कि दो डिवाइस हैं तो और वो आपस में पैरेलली कनेक्ट हैं। ठीक है, इस तरह से आपस में पैरेलली कनेक्ट है। तो जब डिवाइस पैरेलली, ये बैटरी है यहाँ पे, जब पैरेलली कनेक्ट होते हैं डिवाइस तो क्या होता है, मैंने बताया था जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो करंट क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा I1 I2, बट यहाँ से जो वापस आएगा वो I ही आएगा, टोटल करंट ही फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ से मान लो 15 एम्पियर करंट गया तो ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा। मान लो एक में 7 एम्पियर चला गया, एक में 8 एम्पियर चला गया, बट वापस जब यहाँ से आएगा तो यहाँ पे 15 एम्पियर ही वापस आएगा। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस ने थोड़ा थोड़ा करंट अपने पास रख लिया। ठीक है, तो जो करंट फ्लो होता है वो तो डिवाइड हो जा रहा है, बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। पैरेलल के केस में, पैरेलल के केस में क्या होता है, करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है बट करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन सेम। क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वहीं अगर हम सीरीज़ की बात करें तो जब हम चीज़ों को सीरीज़ में, रजिस्टर को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है तो क्या होता है, इसमें जो करंट है, इसमें करंट सेम रहता है, इसमें करंट सेम अमाउंट में फ्लो करता है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डिफरेंट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो जाता है। अगर आपको एक सीरीज याद रहेगी ना, सीरीज या पैरेलल में से कोई एक याद रख लो, दूसरा उसका ऑपोजिट है, वो अपने आप ही याद रह जाएगा। ठीक है, करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। वहीं पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, करंट अलग अलग है बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और ये हमारे हमसे पूछा था कि क्या सेम रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं वो सेम रहेगा। ठीक है, आई होप ये आज के क्वेश्चन जो है हमने 28 क्वेश्चन किए हैं आपको समझ आए होंगे। किसी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, वो क्वेश्चन मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। प्लस अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, तभी आपको ये क्वेश्चन वाली सीरीज समझ में आएगी। ये क्वेश्चन की जो PDF है आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल एकेडमी पे। इस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।